वेलकम बैक। बिहार बोर्ड क्लास 10 विज्ञान की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह में आपका फिर से एक बार स्वागत है। भाग 3 में हमने 90 प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस भाग में हम 91 से स्टार्ट करेंगे, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 91 नंबर, कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। ठीक है ना। उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जब वस्तु फोकस बिंदु के बाहर होती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब वस्तु लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसके विपरीत अवतल लेंस में ना हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नाइक्रोम से विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है। नाइक्रोम दो तत्वों से मिलकर बना एक मिश्र धातु है, निकेल और क्रोमियम। और एक सवाल ये भी आता है कि हम विद्युत हीटर में नाइक्रोम को ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका उच्च प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिससे विद्युत धारा गुजरने पर यह अत्यधिक ऊष्मा और गर्मी उत्पन्न करती है। दूसरी चीज़, इसका गलनांक भी काफ़ी हाई होता है, उच्च गलनांक। इसका गलनांक लगभग 1400 डिग्री सी होता है। इसके कारण अत्यधिक गर्म होने पर भी यह पिघलती या टूटती नहीं है। और तीसरा है कि ऑक्सीकरण से भी ये बचाव करता है, उच्च तापमान पर भी हवा के संपर्क में आने से यह ऑक्सीकृत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता +5D है, तो यह किस प्रकार का लेंस है? +5D, D मीन्स डायोप्टर। +5D क्षमता वाले लेंस हमेशा उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस ही होते हैं। धनात्मक साइन जो है ना, यह प्लस चिन्ह, यह दर्शाता है कि यह एक अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्तित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति फोकस और लेंस के बीच होनी चाहिए। यदि हमें, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी और आवर्तित प्रतिबिंब चाहिए तो हमें वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखना होगा। फोकस और लेंस के बीच रखना होगा, ये याद रखना है आपको। अगला है, CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का संरचनात्मक सूत्र है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन का सामान्य सूत्र है। इस समूह के पहले सदस्य का नाम एथीन है, C2H4। पहले सदस्य का नाम है C2H4 एथीन। अगला क्वेश्चन है, CH3Cl का यूपेक नेम क्या है? तो CH3Cl का यूपेक नेम क्लोरोमीथेन भी है। इसको साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं या मीथेन क्लोराइड बोलते हैं। कई जगह आपको मीथेन क्लोराइड भी लिखा रहेगा या मिथाइल क्लोराइड रहेगा, तो दोनों में से हम लोग कुछ भी इसको बोल सकते हैं, या क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग 7 और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग 39 होता है। एक्चुअल में 6.94 होता है लिथियम का, और पोटेशियम का 39.1, लेकिन राउंड में हम लोग 7 और 39 लिखते हैं। पोटेशियम को हम लोग K से सूचित करते हैं, संकेत है K पोटेशियम का, और लिथियम का Li होता है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं काफ़ी अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, और ये क्षार धातुएं, एल्कली मेटल्स हैं। तनुकरण क्या है? तो तनुकरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डाइल्यूशन भी कहते हैं, सांद्रित विलयन में जल मिलाकर कार्बनिक सांद्रित विलयनों में दूसरे विलयन मिलाकर तनु बनाया जाता है, इसे ही तनुकरण कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर हम लोग इसको समझें तो जब किसी सांद्र विलयन यानी कि कंसंट्रेटेड सोलन में और अधिक विलायक जैसे पानी मिलाकर विलेय मतलब सॉलिड की सांद्रता को कम करते हैं, तो इसे ही हम लोग तनुकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परजीवी क्या है? ठीक है, परजीवी मतलब पैरासाइट। ये वैसे जीव होते हैं जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मच्छर हुआ, खटमल हुआ, जोंक हुआ। ठीक है, ये जो जीव होते हैं मेजबान के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
अब ये परजीवी जो है ना मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी जो मेजबान के शरीर के बाहर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, और अंतः परजीवी जो मेजबान शरीर के अंदर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। बाह्य परजीवी का उदाहरण हुआ मच्छर हुआ, जू हुआ, खटमल हुआ, जोंक हुआ। अंतः का हुआ फीता कृमि, गोल कृमि, मलेरिया, ये सब जो है अंतः परजीवी का उदाहरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 100 है, आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्हें ही आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, और उन्हें यह उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मटर के पौधे का प्रयोग कर, किसके? मटर के पौधे का प्रयोग कर आनुवांशिकता के नियमों की खोज की थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। निषेचन क्या है? निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, और ये निषेचन करने से, निषेचन या मिलन के परिणाम स्वरूप एक नई कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम लोग युग्मनज जायगोटे कहते हैं। यह प्रक्रिया नए जीव या भ्रूण के विकास की पहली अवस्था है। ठीक है, दो प्रकार का होता है निषेचन, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। मनुष्य, कुत्ते, गाय आदि में आंतरिक निषेचन होता है, और वैसे जीव जो ज़्यादातर पानी में रहते हैं, उभयचर जानवर सब जैसे मेढक, मछलियाँ, इनमें बाह्य निषेचन होता है। मानव निर्मित एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का नाम लिखिए। तो हम लोग बायोगैस लिख सकते हैं। ठीक है, बायोगैस को जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि इसके बनाने के लिए मानव कृषि और पशुओं जैसे जैविक कचड़े जैसे गोबर, मल, सड़ी गली सब्जियों और फसल के अवशेषों का उपयोग करते हैं। ये सभी प्राकृतिक और जैव निम्नीकरणीय होते हैं। अगला है, रक्त किस तरह का उत्तक है? तो रक्त संयोजी उत्तक या तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। इसलिए इसको इसलिए यह नाम दिया गया है ना, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों को आपस में जोड़ने का मतलब होता है संयोजित करने का कार्य करता है, इसीलिए इसको तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। इसके मुख्य घटक कौन कौन है? प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है, रक्त कोशिकाएं। मछली के श्वसन अंग का नाम गलफड़ा, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में गिल्स कहते हैं। मच्छर के श्वसन अंग का नाम ट्रैकिया, हिंदी में उसको श्वास नली भी कहते हैं या स्पायरिकल्स कहते हैं। केचुआ के श्वसन अंग का नाम त्वचा, स्किन। ठीक है, और मनुष्य हम लोग किस चीज़ से सांस लेते हैं? फेफड़े से सांस लेते हैं, लंग से सांस लेते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन के छड़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि नरम लोहे की छड़ पर, और हम लोग क्या करते हैं ना, नरम लोहे की छड़ पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटा जाता है। नरम लोहे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है, और जब विद्युत धारा बंद की जाती है तो यह तुरंत अपने चुंबकत्व को खो देता है। इसके विपरीत यदि आप अस्थायी चुंबक बनाना है तो इसके लिए हम लोग इस्पात, स्टील या एल्किनो जैसे मिश्र धातुओं की छड़ों का उपयोग करते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वह कितने वोल्ट की होती है? तो 220 वोल्ट की होती है। 220 का झटका सुनते ही होंगे, 220 वोल्ट का होता है। और ये कैसा करंट होता है? प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट होता है। ठीक है, और इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होता है जो लगभग 50 हर्ट्ज होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या होता है भाई? वह होता है रेटिना, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल। रेटिना या दृष्टिपटल। हमारे जो आँख है यह एक कैमरे के फिल्म की तरह काम करता है, जिस पर वस्तु की उल्टी और वास्तविक छवि बनती है। रेटिना में जो है ना एक कैमरा की तरह काम करता है, और रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद जो आँखों की नसें होती है, ऑप्टिक नर्व्स, इस संदेश को मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे हम उस वस्तु को सीधा और वास्तविक स्थिति में देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु क्या होता है? तो स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु मतलब फार पॉइंट, कहाँ तक हम लोग देख सकते हैं? तो अनंत तक देख सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य आँख बिना किसी तनाव के हम लोग आकाश में तारों जैसी अत्यधिक दूर स्थित वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तारे यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से स्पष्ट देख सकते हैं। तो दूर बिंदु जो होता है हमारा वो अनंत होता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन जब भी हम लोग बोलते हैं तो उसमें 3 का नाम आता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।
और इन ऊर्जा का वास्तविक और अंतिम स्रोत मात्र एक ही है, वो है सूर्य। क्या है? सूर्य। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे, पूरा नाम माइकल फैराडे, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, सन 1831 ईस्वी में किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष। निकट का प्रॉब्लम, दूर दृष्टि दोष। दूर का प्रॉब्लम, निकट दृष्टि दोष। ठीक है। इसको हम लोग हाइपरोपिया भी कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है दूर दृष्टि दोष का? कि नेत्र गोलक जो होता है ना, आई बॉल, वो छोटा हो जाता है, या फिर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण ऐसा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है। निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस या कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऊष्मा का ह्रास होता है, हीट निकलता है। इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि सूक्ष्मजीव जैविक कचरे को तोड़ते हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या हीट उत्पन्न होता है। ठीक है। यही कारण है कि कभी आप कंपोस्ट के ढेर में अगर आप हाथ डालिए तो आपको काफ़ी गर्मी महसूस होगा। ठीक है। और अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक बड़ा या जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे सरल पदार्थों जैसे कार्बनिक पोषक तत्व और ह्यूमस में बदल जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिखेंगे। कौन सा अधातु, धातु नहीं अधातु, कमरे के ताप पर द्रव में होता है? तो मात्र एक ही ऐसा धातु है, और वो है ब्रोमीन। इसका संकेत या सिंबल है Br, कैपिटल B स्मॉल r, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर कोई धातु पूछता तो हम लोग क्या लिखते हैं? पारा, जिसका संकेत होता है Hg। अच्छा, Br का परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु क्रमांक 35 है, और ये लाल भूरे कलर का होता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं या टांका कहते हैं, सोल्डर या टांका कहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और धातुओं के टुकड़ों को आपस में जोड़ने, मतलब टांका लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक जो है बहुत कम होता है। आप लोग देखे होंगे जो इलेक्ट्रीशियन होता है, ठीक है, जो बिजली का काम करता है, जब वो किसी चीज़ को जोड़ता है, ठीक है, तो वो इसी शोल्डर का यूज करता है, इसी टांका का यूज करता है। और ये किसका बना होता है? किसका मिश्र धातु है? सीसा, यानी कि लेड और टीन का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो दो परमाणुओं के बीच दो ही आबंध पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड होता है इसके बीच। ठीक है, दो डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली जानवरों को किस श्रेणी में रखते हैं? तो जंगली जानवर क्या है? उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, इसलिए इनको कंज्यूमर्स की श्रेणी में, उपभोक्ता की श्रेणी में ही रखा जाता है, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में फंगी कहते हैं, पोषण की विधि क्या है इनका? मृतजीवी। मृतजीवी क्या है? मृतजीवी, सैप्रोफाइटिक। इसके अलावा कवक अन्य जीवन से पोषण प्राप्त करने के लिए परजीवी और सहजीवी विधियों का भी प्रयोग करता है। कवकों में ना क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके लिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकते, और पोषण के लिए पूरी तरह से अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से ये किस पर है? मृतजीवी पर निर्भर रहता है। तो ये इस भाग में हमने 120 प्रश्नों को हल किया। अगले भाग में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।